हेलो एवरीवन। डीएसएसबी जीके सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। माय नेम इज़ महेश खत्री एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई? तो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑन 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग के फंक्शन क्या होंगे? सरल भाषा में कहूँ तो नीति आयोग हमारे देश को दिशा दिखाने का काम करता है। ये मेनली 3 चीज़ें डिसाइड करता है। फर्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी हमारे देश की। सेकंड, उस नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को एग्जीक्यूट कैसे करना है। एंड थर्ड, कि हमारा देश आने वाले सालों में किस और प्रगति करेगा, यानी उसका विजन, उसका रोड मैप क्या होगा। सो नीति आयोग के 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश होने से पहले भी हमारे देश में एक संस्था थी जो हमारे देश की डेवलपमेंट को प्लान करती थी। एंड उस संस्था का नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में एस्टैब्लिश किया था। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के डिफरेंस की बात करें तो नीति आयोग में यदि कोई प्लान बनता है तो वो विलेज लेवल पर बनेगा और उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा हायर ऑफिशियल्स का होगा। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। नाउ प्लानिंग कमीशन में अप्रोच थी टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच, जिसका मतलब ये होता था कि कोई भी प्लान बनेगा तो वो हायर ऑफिशियल्स के द्वारा बनाया जाएगा और उसे विलेज लेवल पर एग्जीक्यूट करेंगे, जो एक गलत प्रैक्टिस थी। सेकंड, प्लानिंग कमीशन के पास पावर होती थी कि वो फंड्स को एलोकेट करे टू डिफरेंट स्टेट्स, जबकि नीति आयोग के पास फंड एलोकेशन की कोई भी पावर नहीं है। थर्ड इज़, प्लानिंग कमीशन में कोई भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, जबकि नीति आयोग में सीएम्स एंड गवर्नर्स मेंबर्स होते हैं, तो एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया इसमें। एग्ज़ाम्स में 2 इनिशिएटिव्स के बारे में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज़ अटल इनोवेशन मिशन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो डीएसएसबी ये पूछता है कि ये इनिशिएटिव्स किसके द्वारा चलाए गए थे? तो नीति आयोग द्वारा चलाए जाते हैं। तो एक डेट याद रखनी है हमें, ये दोनों 1950 एंड 2015। देन ये दोनों स्कीम्स याद रखनी है, अटल इनोवेशन मिशन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एंड नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखनी है। सो क्लियर है? सो हमारा क्वेश्चन था इन विच ईयर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Not which among the following is not an objective of Central Institute of Indian Languages CIIL। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है? तो जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, इसका ये काम है कि वो सारी भारतीय भाषाओं के विकास में मदद करें। लेकिन जो हमारा पहला ही ऑप्शन है, किसी विशेष भाषा को बढ़ावा देना, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कैसे कर सकता है? क्योंकि उसे तो सभी भाषाओं का बराबर विकास करना है, तो वो किसी एक विशेष भाषा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था हमसे नॉट एन ऑब्जेक्टिव बताना था। नाउ एक बार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की स्थापना 1969 में कर्नाटका के मैसूर में हुई थी, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के भाषाई विभाग में CIL काम करता है। इट प्रमोट्स 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ म्यूचुअल एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड सेकेंड इज़ यूनिटी इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में यूनिटी हो। नाउ इस बात को सुन के आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक श्रीलंका जैसे देशों की भी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया। हमारे देश के जो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कोशिश की थी कि एक नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, लेकिन वहाँ पर डिबेट हो गई। कोई हिंदी के पक्ष में था, कोई संस्कृत के पक्ष में था, एंड कोई तमिल के पक्ष में था, और बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाए, और इसलिए आज तक हमारे पास कोई भी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इंडिया के पास अपनी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड अगर ये पूछे कि सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देना कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 351 में लिखा है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्रदान करता है, यानी रिकॉग्निशन देता है, और ऐसी टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें 8वें शेड्यूल में रखा गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इन भाषाओं की संख्या 14 थी। उसके बाद समय समय पर अमेंडमेंट्स के द्वारा इनकी संख्या 22 तक पहुंच गई। कई एग्ज़ाम्स में भूटान की नेशनल लैंग्वेज एंड श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आता है। एक एग्ज़ाम में ये पूछा था कि श्रीलंका ने सिन्हलीज़ को कब नेशनल लैंग्वेज बनाया, तो 1956 में बनाया। एंड यहाँ हमने पढ़ा था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की स्थापना 1969 में की गई थी। आप कभी भी 1969 पढ़ें तो आपके दिमाग में इसरो आना चाहिए। इसरो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और यहाँ आप एक और फैक्ट याद कर सकते हो, जिस साल भारत में इसरो की स्थापना हुई यानी 1969 में, उसी साल पृथ्वी से पहला मानव चांद पर गया था। एंड वो 3 लोग जो 1969 पे मून पे गए थे, उनके नाम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। एंड इनके स्पेसशिप का नाम था अपोलो 11। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित है? सो एक साइड हमें कमीशंस दे रखे हैं, दूसरी साइड डेट्स दे रखी हैं। हमें इन्हें ये देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो बेसिकली सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड सार्जेंट प्लान, ये सब एजुकेशन कमीशंस हैं जो ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए थे। नाउ फर्स्ट, सैडलर कमीशन 1989। सैडलर कमीशन 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था, ना कि 1989 में। देन हार्टोग कमीशन 1929, ये करेक्ट है। देन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1946। इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट था वो 1904 में लागू किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेलिक कमीशन 1902। एंड फोर्थ इज सार्जेंट प्लान 1946। ये 1946 में नहीं बल्कि 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। कई बार डीएसएसबी एजुकेशन कमीशंस का सीक्वेंस पूछता है, तो उन सीक्वेंस को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अभी मैं उसे ऑरली बता देता हूँ एंड जब इस लेक्चर का पीडीएफ दूंगा तो उसमें अच्छे से लिख दूंगा। सो हमारे इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जो ब्रिटिश इंडिया में बने थे। फर्स्ट इज़ हंटर कमीशन 1882। जो 1919 में हंटर कमेटी बनी थी वो इससे अलग है, ये एजुकेशन कमेटी थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, then Sadler Commission 1917, then Hartog Commission 1929 and Sargent Plan 1944। तो इसकी ट्रिक है, हंटर इज सैड इन हायर स्टडीज़। सो क्लियर है, हंटर इज़ सैड इन हायर स्टडीज़। तो यहाँ पर हंटर से H एंड इस से I, सैड से S एंड यहाँ पर इन छोड़ देना, देन हायर स्टडीज़। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट 2022, विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ सुसाइड? NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किस श्रेणी में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है? अधिक पूछा है। तो NCRB हर साल एक रिपोर्ट निकालती है बाय द नेम ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ADSI। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 45,000 डेली वेज अर्नर्स ने सुसाइड कर लिया था, जो टोटल 26% थे। और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, और वो लगभग 8% होते थे। देन फार्मर्स की बात करें तो लगभग 5,200 फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, और वो टोटल 3% थे। देन हाउसवाइफ्स की बात करें तो टोटल 25,000 हाउसवाइफ्स ऐसी थी जिन्होंने 2022 में सुसाइड कर लिया था, एंड ये टोटल मिला के बनती थी 15%। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डेली वेज अर्नर्स, ऑप्शन बी, क्योंकि ये 26% सबसे ज़्यादा थे। अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी आपको NCRB की ये ADSI रिपोर्ट जो 2022 का डाटा शो करती है, इसी को याद करके जाना है, क्योंकि जो 2023 का डाटा है वो अभी आया नहीं है, और ये
आएगा 2024 दिसंबर में। तो जब तक आपको इसी डाटा से काम चलाना होगा। सो एक बार एनसीआरबी के बारे में पढ़ते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1986 में हुई थी। एंड ये कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डायरेक्टर होते हैं एक एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर, और फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं विवेक गोजियल। एनसीआरबी के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, सपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड सेकंड, कलेक्ट एंड एनालाइज क्राइम डाटा। क्राइम डाटा वो कलेक्ट करता है एंड उसका उसकी एनालिसिस भी करता है। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है उसके प्रोजेक्ट्स। तो CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये 2009 में लागू किया गया था। देन डिजिटल पुलिस पोर्टल, ये शुरू हुआ था 2017 में। एंड CY ट्रेन, ये एक ऐप है जो 2022 में शुरू की गई थी बाय एनसीआरबी। एनसीआरबी 3 रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। फर्स्ट इज प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, सेकेंड इज एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, दैट इज ADSI, जिसका अभी हमने जिक्र किया था। एंड थर्ड इज क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, एंड इसका मोटो है एम्पावरिंग पुलिस विद IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी की हेल्प से पुलिस को एम्पावर करना। नाउ हमारा क्वेश्चन था एनसीआरबी की ADSI रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उसे देखते हैं। ADSI रिपोर्ट 2022, ये इसका 56th एडिशन था। एंड इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुसाइड का सबसे बड़ा कॉज है फैमिली प्रॉब्लम्स, सेकंड पे इलनेस आती है, थर्ड पे ड्रग्स प्रॉब्लम थी, फोर्थ इज़ अल्कोहल, एंड फिफ्थ इज़ मैरिज इश्यूज़। बाय प्रोफेशन बात करें तो सबसे ज़्यादा सुसाइड्स डेली वेज अर्नर्स ने किए, सेकंड नंबर पे हाउसवाइफ्स थी, एंड थर्ड पे स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स थे। बाय स्टेट मैक्सिमम सुसाइड्स महाराष्ट्र में हुए, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु पे, थर्ड पे मध्य प्रदेश पे, एंड फोर्थ पे कर्नाटका में हुए थे। DSSB सुसाइड प्रिवेंशन से भी सवाल पूछती है। तो फर्स्ट है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। एंड सुसाइड रोकने के लिए किरण इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। एंड अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या इंडिया के पास अपनी एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है या नहीं, तो यस, उसका आंसर होगा हाँ है, क्योंकि इंडिया ने अपनी पहली नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 में स्टार्ट की थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि भारत में 2030 तक सुसाइड रेट 10% तक कम कर लिया जाएगा। सो आई होप ADSI रिपोर्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड कॉल्ड? गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सो गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आप बाकी ऑप्शंस पर ध्यान दोगे तो उनमें से दो आपको रूपक एंड जीतल, ये दोनों आपको पता है कि ये भी कॉइन्स ही थे, लेकिन इनमें एक ऑप्शन रति, ये इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो, ये हैं रति प्लांट के सीड्स। इसको हिंदी में भी रति बोलते हैं या फिर गुंजा बोलते हैं। एंड इनका यूज़ एंशियंट इंडिया में मेजरमेंट के लिए होता था। तो हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट मेजरमेंट सिस्टम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था वो बेस्ड था रति सीड्स पर। तो DSSB सेपरेटली आपसे ये पूछ सकती है कि ओल्डेस्ट मेजरमेंट सिस्टम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस पे बेस्ड था? तो रति सीड्स पर बेस्ड था। एंड इसका एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलता है, क्योंकि एक रति इक्वल टू होती थी 1/8 ऑफ माशा, एंड माशा यूनिट थी मेजरमेंट की इन IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन कॉइन्स की बात हुई है तो इल्तुतमिश के दो कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन टंका था एंड कॉपर कॉइन जीतल था। गुप्त कॉइन्स में गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था, जो हमारा क्वेश्चन था, एंड सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड कॉल्ड एज दिनार। नेक्स्ट,
एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन, रोजगार एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, सो बेसिकली हमें देखना है कि एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए क्यों होता है, मतलब एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत ही क्यों होती है। सिंपल है, उसे अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। According to Census 2011, which states recorded less than 10% decadal population growth rate, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किन राज्यों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम है। ऐसे स्टेट्स बताने हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 सालों में 10% से कम बढ़ी है। इसका आंसर होगा केरला एंड गोवा, ऑप्शन डी। इस टॉपिक को हम सेंसस की एक सेपरेट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कंप्लीट करेंगे। इन 2005 मार्शल एंड वॉरेन वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर देयर वर्क ऑन विच बैक्टीरिया दैट कॉजेज सोर इन स्टमक लाइनिंग। 2005 में मार्शल और वॉरेन को पेट की परत में घाव पैदा करने वाले किस बैक्टीरिया पर काम करने के लिए उनकी चिकित्सा में 2005 में मार्शल और वॉरेन को पेट की परत में घाव पैदा करने वाले किस बैक्टीरिया पर उनके काम के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें पूछा है कि मार्शल और वॉरेन को 2005 में किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने डिस्कवरी की थी ऑफ हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है पेप्टिक लेयर, उसमें अल्सर क्रिएट कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाबर बेल्ट इज लोकेटेड पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स इन इंडिया। भाबर बेल्ट भारत में निम्न में से किस भौतिक प्रभाग के समानांतर स्थित है। डीएसएसबी एग्जाम में भाबर, बांगर एंड खादर और डेल्टा इन टर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन ही देखते हैं कि जो भाबर बेल्ट है वो किसके पैरेलल है। तो क्वेश्चन कुछ भी आए कि भाबर बेल्ट किसके पैरेलल है, तेराई बेल्ट किसके पैरेलल है, या खादर, बांगर, ये किसके पैरेलल हैं, तो आंसर होगा शिवालिक बेल्ट के पैरेलल है। और वो इसलिए क्योंकि बाकी जो भी माउंटेन है वो शिवालिक के इस तरफ हैं, सबसे नज़दीक शिवालिक के, सबसे नज़दीक इन बेल्ट्स के शिवालिक ही पड़ता है, तो उसका आंसर शिवालिक ही होगा। एग्जाम्स में कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछते हैं, तो इसका सीक्वेंस डिसाइड होता है रिवर के मोशन से, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो इंडिया में जो यहाँ पर गंगा रिवर का मोशन है उसके हिसाब से यहाँ पर इनकी सीक्वेंस बनती है। तो फर्स्ट पे आता है भाबर, देन तेराई, देन खादर, देन बांगर एंड देन डेल्टा बनाती है रिवर। और इसका सीक्वेंस याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, बाबर तेराई के बीच दिखा, भाबर फॉर बाबर, तेराई फॉर तेराई, खादर फॉर के, बांगर फॉर बीच एंड डेल्टा फॉर दिखा। तो इससे आपका सीक्वेंस करेक्ट रहेगा। विद दिस हमारा सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है एंड सी यू इन द थर्ड लेक्चर। थैंक यू।